हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल AKS एकेडमी फॉर CSE में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, हम लोग भूगोल के MCQ सॉल्व कर रहे थे RRB NTPC और रेलवे ग्रुप डी के लिए, जिसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 15 दिसंबर को एग्ज़ाम होने हैं। तो उसी के तर्ज पे आज हम लोग भूगोल के MCQs को सॉल्व करेंगे और हम लोगों ने 5 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। हर एक पार्ट में 25 MCQs को मैंने सॉल्व कराया है। तो गाइज चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आज हम लोग का 6वां पार्ट है। आज फिर हम लोग 25 MCQs को सॉल्व करेंगे। तो गाइज आप लोग इसको टेस्ट के तौर पे लीजिएगा कि आपके 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। उससे आपको क्या है, सही एनालिसिस हो जाएगा कि आप कितनी मेहनत में है, मेहनत कर रहे हैं और अभी आपको कितना और एफर्ट करने की ज़रूरत है। तो गाइज चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज, जो लोग भी मेरे चैनल में पहली बार जुड़े हुए हैं तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाजू में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए, हमारा जो पहला प्रश्न है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। देखिए, पहली बात तो ये कि नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और RRB रेलवे में इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा से पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो जो नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य दिखाई देता है, यह घटना मतलब कब होती है? तो यह होता है 21 जून को। 21 जून को मध्य रात्रि में क्या होता है, सूर्य दिखाई देता है और नॉर्वे को अर्धरात्रि का देश भी कहा जाता है। तो गाइज, हर एक क्वेश्चन के पीछे का भी फैक्ट मैं आपको बताते चलूंगा। चलिए, 126 नंबर क्वेश्चन हो गया हम लोग का सॉल्व। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, 127 नंबर प्रश्न है हमारा कि सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो सूर्य जो निकलता है वह कहाँ से निकलता है, पूर्व दिशा से निकलता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सूर्य जो होता है वह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमता है, इसलिए जब वो हमको जब दिखाई देता है तो वो हमको सूर्य जो है पूर्व से निकलता हुआ दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं 128 नंबर प्रश्न की ओर। 128 नंबर प्रश्न हमारा कि सूर्य के धरातल पर तापमान लगभग कितना होता है। देखिए, सूर्य का धरातल का तापमान मतलब होता है कि ये आपका सूर्य है, ये सूर्य है आपका, और ये जो केंद्र है यहाँ पे 15,000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे तापमान होता है। कितना होता है, 15,000 डिग्री सेल्सियस। और यहीं पे उसके बाहरी परत में, इसको बोलते हैं धरातल या बाह्य परपटी भी बोलते हैं। तो जो ये वाला जो है ना, ये आपका ये जो आपका जो बाहर जो सर्कुलर दिख रहा है आपका, उसको बोलते हैं बाह्य धरातल या धरातल बोलते हैं। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो पूछा गया है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है सूर्य का वो होता है 6,000 डिग्री सेल्सियस। और केंद्र पे कितना होता है, तो केंद्र पे 15,000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपको पता चल गया गाइस कि जो बाह्य परपटी पे कितना होता है, तो 6,000 डिग्री सेल्सियस सूर्य का तापमान होता है। तो गाइस चलिए लोग बढ़ते हैं 129 प्रश्न की ओर। 129 नंबर प्रश्न है हमारा कि प्रश्न को एकदम ध्यान से पढ़िए फिर आंसर दीजिए। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगातार किस गति से चक्कर लगाती है। तो देखिए, इसमें पूछा गया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो उसकी स्पीड क्या होती है। 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन, 3 डिग्री प्रतिदिन। मतलब कि एक दिन में कितना डिग्री घूमती है। तो देखिए गाइस, कोई भी चीज़ जब सर्कुलर मोशन में होती है, जब कोई भी चीज़ सर्कुलर होती है तो वहाँ पे कितना एंगल बनता है। देखिए, मैं आपको मैथमेटिकली बता देता हूँ। यहाँ पे तो आप एक रट के चीज़ों को समझ लेंगे, लेकिन आपको मैथमेटिकली मैं बता देता हूँ कि कोई भी सर्कुलर मोशन है तो वो 360 डिग्री घूमती होगी। ठीक है, मतलब कि जब पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमा करती होगी तो मतलब 360 डिग्री घूमती होगी। तो आपको पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में करती है। तो 365 दिन में परिक्रमा कर रही है, 360 डिग्री घूम रही है, तो क्या हो जाएगा, 360 डिवाइड बाय 365, तो कितना हो जाएगा, लगभग 1 डिग्री। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 ऑप्शन नंबर 3 1 डिग्री प्रतिदिन। मतलब 1 डिग्री प्रतिदिन पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 1 डिग्री प्रतिदिन के हिसाब से घूमती है। मतलब एक दिन में 1 डिग्री परिक्रमा पूरी हो जाती है। तो गाइज यहाँ पे आपको आई होप चीज़ें अच्छी समझ में आ रही होंगी। तो गाइस आप लोग इसको टेस्ट के तौर पे लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए। तो गाइस हम लोग का 130 नंबर प्रश्न है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है। तो देखिए, शाम का तारा जो कहा जाता है उसे कहा जाता है शुक्र को शाम का तारा कहा जाता है। क्योंकि जो शुक्र में जो सूर्य निकलता है वो कौन सी दिशा से निकलता है, तो
पश्चिम दिशा से निकलता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आपको शाम का तारा समझ में आ गया। शुक्र को कहा जाता है शाम का तारा। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, शुक्र के हिसाब बहुत सारे नाम है। तो गाइस चलिए हम लोग 131 प्रश्न देखिए। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पहला क्वेश्चन मैंने बताया था शायद। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन था और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके हमेशा से पूछे जाते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्रुवों पर दिन की अवधि होती है। देखिए ध्रुव मतलब ये आपका टिल्ट है 23.5 डिग्री। आपको पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। तो ये जो ध्रुव है यहाँ पे, ये ध्रुव और ये ध्रुव, उत्तरी ध्रुव ये है और दक्षिणी ध्रुव ये है। तो ध्रुवों पर दिन की अवधि क्या होती है, तो देखिए ध्रुवों पर 6 महीने दिन होती है और 6 महीने रात होता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्रुवों पर 6 महीने के दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। तो गाइस हम लोग का क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। आपको ध्रुव का मतलब समझ में आ गया होगा। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वो कौन से हैं। देखिए पूरे ब्रह्मांड में केवल 2 ग्रह हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। वो कौन कौन से ग्रह हैं, बुध एवं शुक्र। बुध एवं शुक्र ये 2 ग्रह ऐसे हैं, बुध एवं शुक्र ये 2 ग्रह ऐसे हैं जिसके कोई भी उपग्रह नहीं है। और दूसरा चीज़ आप ये जान लीजिए कि जो चंद्रमा है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि बुध एवं शुक्र जो है उसके कोई भी मतलब कि इस ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है। तो गाइज चलिए लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वो किसे बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। ये देखिए हमारा ग्लोब है, ये हमारा ग्लोब है। ये वाली रेखा होती हैं इसको बोला जाता है अक्षांश रेखाएं। ये है अक्षांश रेखाएं। और इस टाइप की रेखाएं को जो बोला जाता है उनको बोला जाता है देशांतर रेखाएं। तो देखिए इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से रेखा गुजरती है, उसे मानक समय रेखा कहा गया है। यही जो है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। तो गाइस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। और मैंने आपको पूरा फिजिकल कंडीशन बता दिया कौन सी रेखा को क्या कहते हैं। तो गाइस आई होप चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण जो है 1745 ईस्वी में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया था, 1745 को। तो गाइस आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। और गाइस कमेंट करके जरूर बताइएगा आपके 25 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी को कितने मानक समय में बांटा गया है। तो देखिए पृथ्वी को 24 मानक समयों में बांटा गया है ना। देखिए हर जगह पे एक समय के अनुसार काम नहीं किया जा सकता। जैसे भारत में, अब देखिए भारत में क्या है, ये भारत है, इसका एक अलग यहाँ पे मानक समय रेखा अलग है, यहाँ पे मानक समय रेखा अलग है। इसलिए तो जो भारत की जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है, 82.5 डिग्री है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय रेखा कहा गया है। ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। तो उसी प्रकार से हर एक जगह का अपना एक मानक समय रेखा। तो पूरे पृथ्वी को 24 टाइम जोन मतलब 24 मानक समय में बांटा गया है। तो गाइस चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर हो रही होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किसे कहा जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है 180 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा जो होती है उसे बोला जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। अब देखिए क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है। तो देखिए क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर की है। कितने किलोमीटर की, 18 किलोमीटर की। क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी के धरातल से कितने किलोमीटर ऊपर है, तो 18 किलोमीटर ऊपर है। तो गाइस चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओजोन परत
है ना, अवस्थित है मतलब उपस्थित एक ही मतलब होता है कि ओजोन परत अवस्थित है। तो ओजोन परत जो है वो कहाँ उपस्थित है, तो समताप मंडल में। यदि आपसे एग्जाम में पूछा गया या कहीं कोई पूछ लेता है कि क्षोभ मंडल कहाँ कौन सी सतह पर है, कौन से मंडल में है, तो कौन से मंडल में है, समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। तो गाइज ये हम लोग का 139 नंबर प्रश्न। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हवाई जहाज प्रायः कौन से मंडल में उड़ाए जाते हैं। तो हवाई जहाज और जो रॉकेट उड़ते हैं, मतलब कि हवाई जहाज जो उड़ते हैं और आप जो फाइटर प्लेन वगैरह देखेंगे वो जो उड़ते हैं वो कौन से मतलब कि उन कौन से मंडल में उड़ते हैं, तो वो समताप मंडल में ये सब क्या है, दूरी तय करते हैं। देखिए जब उनको सतह से जब उड़ना होता है तो वो क्षोभ मंडल को पार करके ही जाते हैं। बट जब उन लोग क्षोभ मंडल को पार करके जब उन लोग स्थायी दूरी जब तय करते हैं तो वो कहाँ से करते हैं, कौन से मंडल में तय करते हैं, तो समताप मंडल में। तो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बहुत ही एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है। देखिए नियाग्रा जलप्रपात बहुत ही एक फेमस जलप्रपात है जो कि यूएसए में स्थित है ना। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, जो नियाग्रा जलप्रपात है वह यूएसए और कनाडा की सीमा पे बना हुआ एक जलप्रपात है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पे है, तो यूएसए मतलब अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नियाग्रा जलप्रपात किसकी सीमा पर बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि जो नियाग्रा जलप्रपात है किसकी सीमा पे बना हुआ है। तो देखिए नियाग्रा जलप्रपात जो है वह यूएसए एवं कनाडा की सीमा पे बना हुआ है। यूएसए एवं कनाडा की सीमा पे बना हुआ है, मतलब आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए एवं कनाडा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा मरुस्थल, सहारा का मरुस्थल, है ना। सहारा का मरुस्थल या रेगिस्तान, मरुस्थल और रेगिस्तान दोनों एक ही मतलब है ना, दोनों एक दूसरे की क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो जो मरुस्थल को ही रेगिस्तान बोला जाता है। तो सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछ लेता तो भी सहारा का रेगिस्तान, मरुस्थल तो भी सहारा का मरुस्थल, ठीक है। और जो सहारा का मरुस्थल है ये कौन से महाद्वीप में है, तो अफ्रीका महाद्वीप में, और अफ्रीका महाद्वीप में भी कहाँ पे, तो उत्तरी अफ्रीका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, यहाँ पे पूछ ही लिया, सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो सहारा मरुस्थल जो है वो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। अभी मैंने बताया सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है सहारा का मरुस्थल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इंग्लिश चैनल। देखिए बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समझिए ये कि आपका इंग्लिश चैनल, ये प्रश्न आपके एग्जाम में रखा हुआ प्रश्न है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश चैनल कहाँ स्थित है। देखिए इंग्लिश चैनल जो है वो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है, इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में स्थित है इंग्लिश चैनल। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चैनल बोलते किसे हैं, देखिए ये इंग्लैंड है और ये फ्रांस है, दोनों के बीच में ये जो समुद्री क्षेत्र होता है ना, इसको ही जब इसी को क्या बोला जाता है, चैनल बोला जाता है। तो आपने कई बार सुना होगा कि इंग्लिश चैनल को कई लोग पार करके जाते हैं, तैर के जाते हैं, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं, तो वही होता है चैनल, है ना। तो इंग्लिश चैनल किन दो देशों के बीच में है, तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मेडागास्कर एवं अफ्रीका मुख्य भूमि, अफ्री नहीं है ये, यहाँ पे एक थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ये अफ्रीका है, अफ्रीका, है ना। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई, प्रिंटिंग मिस्टेक है। मेडागास्कर एवं अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच स्थित है। तो देखिए मैं आपको पहले बता दूं, ये अफ्रीका है हमारा, ये कुछ इस तरह से हमारा अफ्रीका है, और यहाँ पे मेडागास्कर है ना, यहाँ पे मेडागास्कर है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप है, और ये मेडागास्कर भी जो है ये अफ्रीका का ही एक हिस्सा है, अफ्रीका महाद्वीप का ही एक हिस्सा है। तो इन दो, ये जो बीच में जो देख रहे होंगे आप, ये चैनल है, ये एक चैनल है ना। तो इसके बीच के जो चैनल को क्या कहा जाता है, तो मोजाम्बिक, क्या बोला जाता है, मोजाम्बिक चैनल बोला जाता है। तो गाइस हर एक चीज़ों को मैं आपको एकदम बेहतर तरीके से यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, और आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। अगर नहीं आ रही तो गाइस प्लीज़ कमेंट करिए, मैं और अच्छे से क्लियर कर पाऊँगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझिए कि मेडागास्कर एवं अफ्रीका की मुख्य भूमि के बीच में जो चैनल है उसे क्या बोला जाता है, मोजाम्बिक चैनल। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदाबहार वर्षा वन
कहाँ पाए जाते हैं? तो देखिए सदाबहार वर्षावन ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है और मे बी आगे भी पूछा जाएगा, तो एकदम ध्यान से आप देखिए। और गाइस टेस्ट जरूर लगाइए, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हुए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया की दवा कुनैन निम्न में से किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? तो देखिए मलेरिया की दवा में कुनैन का प्रयोग किया जाता है, तो वो कौन से वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो देखिए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? तो कितने तारामंडल हैं? 89 तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल हैं। तो सिंपल फॉरवर्ड क्वेश्चन था, मे भी हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए। तो अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है पता होना चाहिए। कितने तारामंडल है? 89। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है। देखिए सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो न्यूनतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को, यहाँ पे न्यूनतम पूछा है और यहाँ पे आपको अधिकतम में मैं बताता हूँ कि सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। कब होती है? 4 जुलाई को अधिकतम दूरी 4 जुलाई को और न्यूनतम दूरी 3 जनवरी को। तो गाइस यहाँ पे पूछा है न्यूनतम दूरी तो 3 जनवरी, तो ये भी तो पूछ सकता है कि अधिकतम दूरी कब होती है? तो अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को, ठीक है। तो ये हो चुका है हम लोग का आज का एमसीक्यूज हो चुका है सॉल्व। एंड गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस। एंड गाइस आप लोगों ने वीडियो देख लिया है, आपको पसंद आया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियो आएंगी तो उसके माध्यम से जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। तो गाइज हम लोग का 200 क्वेश्चन का एमसीक्यूज है। तो गाइज हम लोगों ने 150 एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया है। अभी हम लोग के 50 एमसीक्यूज और बचे हुए हैं, मतलब 2 पार्ट और आएगा। फिर इसके बाद हम लोग हिस्ट्री साइंस के भी चल रहे हैं एमसीक्यूज। तो गाइज आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो गाइज प्लीज़ लाइक कर देना एंड शेयर कर देना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।